नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार नालंदा सक्सेस कॉन्सेप्ट में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को जो कि आने वाले अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए लाइक यूपीएससी, वन दरोगा एंड यूपीएससी वीडियो री एग्ज़ाम 2018 एंड वीडियो न्यू एग्ज़ाम और आने वाली जितनी भी वैकेंसीज़ हैं जो कि इंडिया में ऑल ओवर इंडिया में जो निकलेंगी उनके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस ये साबित होंगे। चलिए दोस्तों, अपना वक्त गवाए बिना हम अपने सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है वो है NSO और GDP को लेकर। NSO जो है वो है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। दोस्तों ये गवर्नमेंट संस्था होती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि GDP की रिपोर्ट को प्रकाशित करता है सरकार की तरफ से। दोस्तों यहाँ जो NSO का डाटा है वो उसके अनुसार जो 2022-23 की जुलाई से सितंबर तिमाही के लिए जो GDP की वृद्धि दर है वो यहाँ पर इन्होंने अपने डाटा में बताई है 6.3%। कितना? 6.3%। और इसी के साथ साथ बता दूँ दोस्तों, तिमाही में मौद्रिक नीति, जो मौद्रिक नीति होती है उसकी समीक्षा प्रत्येक तिमाही में की जाती है। ओके, प्रत्येक तिमाही में यहाँ पे मौद्रिक नीति की समीक्षा की जाती है, जहाँ पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए नीतियों का निर्धारण किया जाता है, जिसमें कि जिसका अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों मौद्रिक नीति का? वो होता है हमारे RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर। देख लेते हैं दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे भारत अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, युद्धाभ्यास को लेकर। दोस्तों ये जो युद्धाभ्यास 2022 है वो उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ बता दें कि अमेरिका यानी कि USA और इंडिया के बीच होने वाला ये युद्धाभ्यास यानी कि युद्धाभ्यास है, ये 18th एडिशन है उसका। ठीक है, 18th एडिशन है। और ये जो युद्धाभ्यास होता है वो एवरी ईयर ऑर्गेनाइज किया जाता है, यानी कि प्रत्येक साल ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन जो है वो है हाल के आंकड़ों के अनुसार 2018-20 के दौरान भारत में मातृ मृत्यु अनुपात क्या है। दोस्तों यहाँ पर मातृ मृत्यु अनुपात की बात करें तो पहले से स्थिति में काफ़ी सुधार आया है। और बता दें कि यहाँ पे 97 पर लाख जीवित जन्म, यानी कि यदि 1 लाख माएँ जब बच्चे को जन्म देती हैं तो उनमें से लगभग 97 माओं की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों इसी का जो हमने अब नया टारगेट बनाया है जिसको अचीव करना है 2030 तक। 2030 तक दोस्तों क्या करना है, भारत इस 97 को घटाकर 70 तक लाएगा। ठीक है ना, ये एक टारगेट इन्होंने सेट किया है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो दोस्तों है वो है विश्व बैंक को लेकर। क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व बैंक के माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार 2022 और 2023 में भारत में अपेक्षित प्रेषण प्रवाह कितना है। देखिए दोस्तों, प्रेषण प्रवाह के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बहुत ही डिटेल से बात की थी। आपको अगर प्रेषण प्रवाह यानी कि रिमिटेंस फ्लो के बारे में जानना है तो हमारा जो प्रीवियस 1 to 10 दिसंबर का जो करंट अफेयर का सेशन पड़ा हुआ है उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ पे रिमिटेंस बता देता हूँ कि आम भारतीय जब किसी और देश में जाकर मनी जो पैसा कमाते हैं और उस मनी को जब वो अपने घर वालों के लिए भेजते हैं यानी कि भारत भेजते हैं तो वो जो मनी फ्लो होता है उसी को प्रेषण प्रवाह यानी कि रिमिटेंस फ्लो कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो वर्ल्ड बैंक है उनके अनुसार भारत का जो प्रेषण प्रवाह है वो लगभग 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया है दोस्तों। ठीक है, और प्रेषण प्रवाह से क्या होता है कि हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, हमारी जो एक्सपोर्ट करने की जो क्षमता होती है, इंपोर्ट करने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमारा जो वर्ल्ड में दुनिया में ग्लोबली जो भी ट्रेड होता है, जो बिजनेस होता है उसके लिए हमें वैश्विक मुद्रा की ज़रूरत पड़ती है। और दोस्तों बता दें वैश्विक मुद्राओं में डॉलर आता है, यूरो आता है, ठीक है, जापान का येन आता है और अभी अभी हाल फिलहाल में जो चाइना का मुद्रा है रेनमिनवी वो भी ऐड किया गया है ग्लोबली बिजनेस करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जितना ज़्यादा हमारा फॉरेक्स रिजर्व में जो फॉरेन करेंसी होगी जितना ज़्यादा होगी हम
इंपोर्ट उतना ज़्यादा कर पाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो वर्ल्ड बैंक ने बताया है वो बताया कि लगभग 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है हमारा प्रेषण प्रवाह हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत और किस देश के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता दिसंबर 2022 में लागू होने वाला है? तो दोस्तों ये समझौता लागू होने वाला है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया के साथ दिसंबर 2022 में लागू हो जाएगा। और इसी के साथ साथ बता दें कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के साथ भी ये समझौता हमारा प्रगति के पथ पर है और बहुत जल्द हमें न्यूज मिल सकती है कि भारत और यूके के बीच भी ये ECTA लागू यानी कि ECTA लागू हो रहा है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपने GSDP को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रबंधन परामर्शदाता मैकिन्से को काम पर रखा है? दोस्तों ये जो मैकिन्से है वो एक मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है। और GSDP क्या होता है? ये होता है दोस्तों ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है ना, जैसे GDP होता है ना, उसमें स्टेट जुड़ता है, यानी किसी पर्टिकुलर राज्य की जो ग्रोथ होती है उसको नापने का ये एक टूल होता है। ठीक है, यहाँ उत्तराखंड ने जो लक्ष्य रखा है वो अपनी GSDP को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। और उसको दोगुना कैसे करें इस पर काम करने के लिए मैकिन्से को यहाँ पर हायर किया है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो दोस्तों है कि किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? तो दोस्तों यहाँ पर जो भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए वो किया है जापान ने। ठीक है दोस्तों, और बता दें कि भाप का पूर्ण सफलतापूर्वक उपयोग कैसे हो सकता है, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, वाटर होता है H2O। ठीक है ना, H2O को जब हम आयनाइजेशन यानी कि आयनीकरण करते हैं तो हाइड्रोजन को अलग कर लेते हैं और HO को अलग कर लेते हैं। और ये हाइड्रोजन एनर्जी जो होती है बहुत ही ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी की एनर्जी होती है। ठीक है दोस्तों, इस हाइड्रोजन से यहाँ पर जापान ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने का कार्य किया है। ठीक है, और ये बहुत ही फ्लेमेबल फ्यूल होता है और हल्का भी होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन से जाने से पहले हम बता दें कि जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है वो है जाक्सा। ठीक है ना, क्या है? जाक्सा। और USA की जो अंतरिक्ष एजेंसी है वो है नासा। हमारी जो अंतरिक्ष एजेंसी है वो कौन सी है दोस्तों? इसरो। कौन सी है? इसरो। ठीक है, और जो प्राइवेट प्लेयर हैं उन प्राइवेट प्लेयर्स में जो अंतरिक्ष के मामले में सबसे ज़्यादा अच्छा कार्य कर रहा है जो वो है SpaceX। ठीक है ना, कौन है दोस्तों? SpaceX। ठीक है, चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस भारतीय राज्य का प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम है? दोस्तों देखिए, जो हमारा नॉर्थ स्टेट्स हैं यानी कि सेवन स्टेट्स जो हैं उनमें से कई स्टेट्स में हॉर्नबिल महोत्सव हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। बट प्रथम दृष्टया इस उत्सव को, इस फेस्टिवल को नागालैंड में मनाया जाता था। तो ये सांस्कृतिक कार्यक्रम कहाँ का है दोस्तों? नागालैंड का है। और बता दें कि इसको त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? त्योहारों का त्योहार। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है, बताइए किस फेस्टिवल को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है? तो वो दोस्तों है हॉर्नबिल महोत्सव। ठीक है, और नागालैंड की जो समृद्ध संस्कृति है उसको ये त्यौहार प्रदर्शित करता है। 1 दिसंबर 2022 को G20 की अध्यक्षता भारत ने ग्रहण की और नागालैंड में उसी दिन 23वां हॉर्नबिल महोत्सव 2022 भी शुरू हुआ। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर अंतर जनजातीय संपर्क को प्रोत्साहित करने और नागालैंड की संस्कृति विरासत को बढ़ावा देने के लिए नागालैंड सरकार द्वारा ये आयोजित किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अग्नि वॉरियर भारत और किस देश के बीच आयोजित एक द्विपक्षीय रक्षा अभ्यास है? तो दोस्तों अग्नि वॉरियर जो है वो है इंडिया और सिंगापुर। कौन दोस्तों? सिंगापुर के बीच होने वाला युद्धाभ्यास कौन सा है दोस्तों? अग्नि वॉरियर। कौन सा है यहाँ पे? अग्नि वॉरियर। ओके, और ये जो द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है वो कहाँ संपन्न होगा? वो दोस्तों होगा महाराष्ट्र में। कहाँ होगा? महाराष्ट्र के देवलाली में। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि IMO इंटरनेशनल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, तो ये जो IMO
कि जो रणनीतिक योजना में डिजिटलीकरण को शामिल करने के किस देश के प्रस्ताव का समर्थन किया है? तो ये जो प्रस्ताव रखा था वो संयुक्त अरब अमीरात ने रखा था और इस प्रस्ताव का समर्थन इंडिया ने किया है। ठीक है दोस्तों, इस प्रस्ताव में देख लेते हैं क्या है कि यूएई ने समुद्री उद्योग में आने वाली नियामक बाधाओं को हल करने में मदद करने के लिए डिजिटलीकरण पहल के एक हिस्से के रूप में एक समुद्री एकल खिड़की प्रणाली को अपनाने का भी प्रस्ताव दिया, जिससे क्या हो जाएगा कि इसके डिजिटलीकरण से क्या हो जाएगा दोस्तों, एक तो पारदर्शिता बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? पारदर्शिता। ठीक है ना। दूसरा, जो टाइम लैप्स है, टाइम कम लगेगा परमिशन मिलने में, और बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं सिस्टम की, उनमें जो टाइम लगता है उस टाइम को ये कम कर देगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सी संस्था एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर MK3 स्क्वाड्रन 84T बनाती है? तो दोस्तों ये बनाती है HAL। देखिए दोस्तों, बता दें कि घरेलू स्तर पर जो भी हेलीकॉप्टर या लड़ाकू विमान बनाए जाते हैं या तो उनमें जो बनाने का जो टेक्नोलॉजिकल और जो प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट संभालता है वो हमारा HAL करता है उसमें काम, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। और HAL का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है दोस्तों? हेड क्वार्टर कहाँ है इसका? HAL का हेड क्वार्टर है बेंगलोर में। कहाँ है? बेंगलोर। ठीक है। और इसमें बता दें कि ये जो इसकी कमीशनिंग हुई है MK3 स्क्वाड्रन की, वो हुई है चेन्नई में। कहाँ हुई है दोस्तों? चेन्नई में। ठीक है। और चेन्नई में जो महानिदेशक हैं BS पठानिया दी, उनके द्वारा इसकी कमीशनिंग की गई है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे भारत ने किस देश के साथ इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड लोन समझौते पर हस्ताक्षर किए? दोस्तों बता दें, ये जो MOU साइन किया है वो भारत ने किया है दक्षिण कोरिया के साथ। दोस्तों बता दें कि ये एक नक्शा है इतना सा, ठीक है ना। ये है नॉर्थ कोरिया और ये है साउथ कोरिया। दोस्तों दोनों देशों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ तानाशाही चलती है और यहाँ है लोकतंत्र, और ये क्या है, एकदम पिछड़ा क्षेत्र है, पिछड़ा देश है, एकदम पिछड़ा देश है। इसको डेवलपिंग कंट्री भी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। और ये एक विकसित कंट्री है, विकसित देश, समझ रहे हो, विकसित देश। दोस्तों ये जो नॉर्थ कोरिया है ये है चीन का चिंटू। चीन जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे नॉर्थ कोरिया काम करता है। चीन को अमेरिका से कुछ कहना होगा तो नॉर्थ कोरिया को बोलेगा बोलो बोलो, नॉर्थ कोरिया भी बोल देता है। देख रहे हो, मिसाइल चला देंगे, चलाता नहीं लेकिन, ठीक है। तो यहाँ पे दक्षिण कोरिया के साथ इस MOU पर साइन किए गए हैं दोस्तों। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 के महीने में एकत्रित सकल GST राजस्व कितना है? और यहाँ पे है एकत्रित सकल GST राजस्व 1.46 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, जो कि पिछले साल की अपेक्षा 11% दोस्तों अधिक है, 11% प्लस में है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा बासीनार अरेंजमेंट किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों ये जुड़ा हुआ है पारंपरिक हथियारों से, मिसाइल टेक्नोलॉजी से, ठीक है, मिसाइल टेक्नोलॉजी से, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से, ठीक है, इन सब से ये जुड़ा हुआ है। और इसकी सदस्यता मिल गई है भारत को, जो कि एक बहुत ही बड़ा कूटनीतिक जो है, एक तरीके से कूटनीतिक जीत है भारत की। चलिए देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स 2021 जारी किया है? दोस्तों ये किया है जारी WMO ने। किसने किया है? WMO ने, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसने क्या किया है? ग्लोबल स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स 2021 जारी किया है, जिसके अनुसार WMO ने बोला था कि ये जो भूजल स्तर है, WMO ने क्या बोला कि ये जो भूजल स्तर है और इसके साथ साथ गंगा में उपलब्ध पानी है और इस नदी बेसिन का मतलब हो जाता है गंगा की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि यमुना, ठीक है ना, रामगंगा, इन सबको मिलाकर जो प्रवाहित अपवाह क्षेत्र होता है, जो अपवाह क्षेत्र होता है उसको उस नदी का बेसिन बोला जाता है, ठीक है। तो उस बेसिन में जो जल की मात्रा है वो 2002
और 2021 के बीच काफ़ी कम हो गई है, ठीक है। और ये एक ग्लोबल हॉट स्पॉट की भी पहचान की गई है, जो समान प्रवृत्ति के दिखते हैं, यानी कि इसी तरीके की परिस्थितियाँ ग्लोबल यानी कि विश्व में और कई जगह देखने को भी मिली हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ कब मनाया जाता है? दोस्तों ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण के लिए ऊर्जा कुशल कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म विकसित किया? दोस्तों ये किया है भारतीय विज्ञान संस्थान ने। किसने किया है? भारतीय विज्ञान संस्थान ने, यानी कि IISc बेंगलोर, ठीक है। यहाँ जो अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उनके निर्माण में ये जो प्लेटफॉर्म है वो सहयोग करेगा, ठीक है। दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, हाल के आंकड़ों के अनुसार 2010 और 2021 के बीच HIV संक्रमण की वार्षिक दर का रुझान क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे जो HIV संक्रमण है उसमें गिरावट देखने को मिली है, ठीक है। यहाँ पर लगभग जो संक्रमण में गिरावट है वो लगभग 46% की दर्ज की गई है, और अगर वैश्विक औसत गिरावट देखी जाए तो 32% है यहाँ पे ग्लोबली, यानी कि हमारे भारत का जो रिजल्ट है वो औसत से कहीं अधिक अच्छा है। चलिए देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने आरक्षण बढ़ाकर 76% करने के लिए एक विधेयक को पारित किया है? तो दोस्तों ये किया है छत्तीसगढ़ ने, ठीक है। छत्तीसगढ़ ने नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण की सीमा को 76% करने के लिए 2 संशोधन विधेयक पारित किए, ठीक है ना। और इन संशोधन विधेयकों के अनुसार अनुसूचित जनजाति को अब 32% और पिछड़ा वर्ग को 27% तथा अनुसूचित जाति को 13% का कोटा मिलेगा, जबकि EWS को सार्वजनिक रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में सिर्फ 4% का यहाँ पे आरक्षण मिलेगा, जबकि EWS का जो हमारे सेंट्रल लेवल पे है वो 10% का आरक्षण देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, किस उच्च न्यायालय ने मंदिरों के अंदर मोबाइल फ़ोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों ये लगा दिया है मद्रास हाई कोर्ट ने। मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु के मंदिरों में मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध लगा दिया है, और हाई कोर्ट के अनुसार मोबाइल फ़ोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का कदम पूजा स्थलों की पवित्रता को बनाए रखने में उपयोगी होगा, ठीक है दोस्तों। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा सेमेरू ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है इंडोनेशिया में। कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया के जो जावा द्वीप है, जावा आइलैंड है, तो उसमें ये सुमेरु ज्वालामुखी में विस्फोट शुरू हो गया है। इस विस्फोट के कारण ज्वालामुखी राख फैली और पूर्वी जावा प्रांत में 2000 से अधिक निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर निकाल दिया गया। इंडोनेशिया की आपदा प्रबंधन एजेंसी के अनुसार अभी तक किसी के घायल होने या मरने की सूचना नहीं है। माउंट सेमेरू राजधानी जकार्ता से लगभग 640 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, कौन सा शहर भारत में आयोजित पहली G20 शेरपा बैठक का मेजबान है? तो वो है दोस्तों यहाँ पर उदयपुर। कौन है? उदयपुर, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि G20 सदस्यों को आमंत्रित किया गया और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों IOS के प्रमुख 9 अतिथि देशों के अन्य भाग भी ले रहे हैं। पहले शेरपा बैठक की चर्चा भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत द्वारा की जाएगी। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। यहाँ पे राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे किया गया है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का जो प्रेसिडेंट है वो बनाया गया यहाँ पे राजीव लक्ष्मण करंदीकर को, ठीक है। राजीव लक्ष्मण करंदीकर चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर एमेरिटस को 3 साल के लिए भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। भारत का राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एक स्वायत्त निकाय है जिसका गठन जून 2005 में रंगराजन आयोग की सिफारिश के तहत किया गया था। अब देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, किस देश ने B-21 नाम का अपना नवीनतम परमाणु स्टेल्थ बॉम्बर एयरक्राफ्ट लॉन्च किया? तो दोस्तों ये लॉन्च किया है USA ने, अमेरिका ने। दोस्तों बता दें ये जो B-21
परमाणु स्टेल्थ बॉम्बर एक एयरक्राफ्ट है, ये दुश्मन की नज़रों को धोखा दे सकता है। मतलब स्टेल्थ मतलब कि अपने आप को छुपा के रखने वाला, ठीक है। यहाँ पे आगे क्या है कि B-21 नामक ये नवीनतम परमाणु स्टेल्थ बम वर्षक विमान का अनावरण किया गया, जो शीत युद्ध में पहले उड़ाए गए विमानों को धीरे धीरे रिप्लेस कर देगा। इस नए बम वर्षक विमान की कीमत लगभग 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो सकती है। देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। भारत में चुनावी बॉन्ड की बिक्री और नकदीकरण के एकमात्र अधिकृत संस्था कौन सी है? वो दोस्तों है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय सरकार ने SBI को चुनावी बॉन्ड बिक्री और नकदीकरण के लिए अधिकृत कर रखा है और पूरे भारत में इसकी 29 शाखाओं में ही ये चुनावी बॉन्ड की बिक्री और नकदीकरण किया जाता है। इसके साथ साथ बता दूं कि चुनावी बॉन्ड होता है 1000 के मल्टीपल में होता है दोस्तों। जैसे कि अगर चुनावी बॉन्ड खरीदना है तो 1000 का खरीद सकते हैं, इसके आगे 10,000 का खरीद सकते हैं, इसके आगे 1 लाख का खरीद सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके आगे 10 लाख का खरीद सकते हैं, ठीक है। 10 लाख के बाद हम फिर कितना खरीद सकते हैं दोस्तों? 1 करोड़ का खरीद सकते हैं और 1 करोड़ मैक्सिमम लिमिट होती है इसकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पे विश्व बैंक ने हाल में ही किस देश को पर्यावरण प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण को मंजूरी दी है? तो वो दी है दोस्तों बांग्लादेश के पर्यावरण को अच्छा बनाने के लिए इतना विश्व बैंक ने डोनेशन दिया है। कितना दिया? 250 मिलियन डॉलर के वित्त पोषण की मंजूरी बांग्लादेश एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट को अच्छे से संचालित करने के लिए दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो है दोस्तों, चीन और अमेरिका के बाद कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है? तो वो है दोस्तों यहाँ पे UAE। पहले नंबर पे चीन है, पहले नंबर पे कौन है दोस्तों? चाइना है, दूसरे नंबर पे USA है और थर्ड नंबर पे UAE है। यहाँ पर बता दें चीन के साथ हमारा व्यापारिक घाटा है, ठीक है ना। USA हम सरप्लस में चलते हैं, यानी कि हम USA को बेचते ज़्यादा हैं और USA से खरीदते कम है। यहाँ चाइना में क्या है, हम चाइना से खरीदते जाते हैं और बेचते कम है। अगर 100 मिलियन डॉलर का व्यापार हो रहा है तो वहाँ से हम 20 मिलियन डॉलर का हम बेच रहे हैं चाइना को, जबकि 80 मिलियन डॉलर की चीज़ें हम चाइना से परचेज कर रहे हैं, ठीक है। देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन जो है वो है, किस देश ने गश्त-ए-इरशाद या गाइडेंस पेट्रोल के नाम से जाने वाली नैतिकता पुलिस को भंग कर दिया है? तो ये भंग कर दिया दोस्तों ईरान ने, ठीक है। ईरान ने नैतिकता पुलिस को समाप्त कर दिया है, जिसे गश्त-ए-इरशाद या गाइडेंस पेट्रोल के नाम से जाना जाता है। यह इकाई 2006 में स्थापित की गई थी। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताइए नैतिकता पुलिस या गश्त-ए-इरशाद या गाइडेंस पेट्रोल नाम से जाने वाली जो पुलिस टुकड़ी थी वो कहाँ पाई जाती है? वो ईरान। और ईरान ने अभी इसको क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। हाल ही खबरों में रहे ओलिवियर जीरू किस देश के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी हैं? तो दोस्तों ये हैं फ्रांस के मशहूर फुटबॉलर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक का मेजबानी करेगा? तो ये मेजबानी इस बार कर रहा है सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर में ये मेजबानी होगी और इस बैठक का जो विषय होगा वो होगा इंटीग्रेटेड पॉलिसी एजेंडा फॉर ए ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी दैट इज इंक्लूसिव सस्टेनेबल एंड डिसाइलेंट। ओके, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक इंडिया डेवलपमेंट अपडेट के अनुसार भारत के लिए 2022-23 के लिए सकल घरेलू उत्पाद का पूर्वानुमान कितना था? यहाँ पे दोस्तों जो पूर्वानुमान इनका था वर्ल्ड बैंक इंडियन डेवलपमेंट के अनुसार वो था 6.9%, जबकि NSO ने जो अपनी रिपोर्ट जारी की उसमें दिया है 6.3%, ठीक है। चलिए देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिसंबर 2022 में मौद्रिक नीति समिति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के बाद रेपो दर क्या है? दोस्तों यहाँ पे रेपो दर रखी गई है 6.25%। मॉनेटरी पॉलिसी में इन्फ्लेशन को गाइड करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो RBI है वो रेपो दर को घटाता बढ़ाता रहता है और वहीं एक रिवर्स रेपो रेट भी होता है। रेपो रेट पे जो है RBI से कोई बैंक लोन लेगा और रिवर्स रेपो रेट पे क्या होता है, RBI अन्य वाणिज्यिक बैंकों से पैसा लेता है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कौन सा चक्रवात हाल ही में दक्षिणी राज्यों के तटों को पार करते हुए बंगाल की खाड़ी के ऊपर निर्मित हुआ है। दोस्तों ये हुआ है मंडोस चक्रवात जो है वो दक्षिणी राज्यों के तटों को पार करते हुए बंगाल की खाड़ी के ऊपर निर्मित हुआ है। इसके बारे में और देख लेते हैं दोस्तों,
कि साइक्लोन मंडोस चेन्नई से लगभग 620 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और इस तूफान के पुडुचेरी और श्रीहरिकोटा के बीच उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटों को पार करने की संभावना है। इसके प्रभाव में तटीय तमिलनाडु, पौंडीचेरी, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में 2 दिनों तक वर्षा होने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए रेड अलर्ट पहले से ही जारी किया जा चुका है। चलिए, अर्थात ये जो साइक्लोन मंडोस है, इससे मुख्यतः तमिलनाडु, पौंडीचेरी और आंध्र प्रदेश के हिस्से प्रभावित होंगे। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है, बाई के अलग जिनका हाल में ही निधन हुआ है किस पेशे से जुड़े हुए थे? दोस्तों, ये जो बाई के अलग थे वो एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। क्या थे? अर्थशास्त्री। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश रहेगा? तो ये रहेगा फिजी। ठीक है ना। कौन रहेगा दोस्तों यहाँ पे? फिजी। ओके, चलिए, और इस सम्मेलन का जो मुख्य विषय है उस पर एक बार नज़र डाल देते हैं। ये है हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया कूलिंग सेक्टर शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है? दोस्तों, ये रिपोर्ट जारी की है विश्व बैंक ने। किसने जारी की है? विश्व बैंक ने। अगला क्वेश्चन जो है वो है, किस देश में जीवाणु संक्रमण स्ट्रेप ए से बच्चों की मृत्यु दर्ज की गई है? दोस्तों, ये मृत्यु दर्ज की गई है यूनाइटेड किंगडम में। कौन सा जीवाणु संक्रमण हुआ था? स्ट्रेप ए जीवाणु संक्रमण। ठीक है ना। कौन सा? स्ट्रेप ए जीवाणु संक्रमण। और इसके साथ साथ बता दें दोस्तों कि ये एक सामान्य जीवाणु संक्रमण स्ट्रेप ए से कम 6 बच्चों की मौत हो गई है। जब बैक्टीरिया रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाता है तो संक्रमण गंभीर हो सकता है और इसे इन्वेसिव ग्रुप ए स्ट्रेस कहा जाता है। स्ट्रेप ए के लक्षणों में बुखार, त्वचा पर चकत्ते और एंटीबायोटिक्स के साथ आसानी से इलाज किया जाने वाला दर्द शामिल है। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, किस संस्था ने प्रिवेंटिंग इंजरीज एंड वायलेंस एंड ओवरव्यू शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? वो की है WHO ने जारी। किसने की है? WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। ये रिपोर्ट क्या कहती है? ये रिपोर्ट कहती है कि चोटों और हिंसा के कारण दुनिया में प्रतिदिन लगभग 12,000 कितनी दोस्तों? 12,000 डेथ हो जाती हैं। ठीक है। और इसी के साथ साथ इन चोटों से संबंधित मौतों की रोकथाम के प्रयासों को बढ़ाने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला जाए, जो दुनिया भर में 12 में से 1 मौत के लिए जिम्मेदार है। समझ रहे हैं दोस्तों? पूरी दुनिया में यदि 12 डेथ हो रही हैं, 12 डेथ हो रही हैं, तो उसमें से एक जो डेथ है वो गंभीर चोटों से और हिंसा के कारण होती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा तुंगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये है, देखिए, संत तुकाराम कहाँ से थे? महाराष्ट्र से। तो संत तुकाराम, ता से तुकाराम और ता से तुंगारेश्वर। ठीक है ना। तो तुंगारेश्वर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। ठीक है ना। आगे बता दें दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के तुंगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य को भारत के सभी संरक्षित क्षेत्रों के आसपास 1 किलोमीटर पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र यानी कि ESZ यानी कि इन्वायरमेंटल सेंसिटिव जोन के निर्माण को अनिवार्य करने के अपने पहले के आदेश से छूट दी है। ठीक है दोस्तों, देखिए, एक हर क्वेश्चन के पीछे कुछ उनके तथ्यों को लिखा गया, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट को लिखा गया। वो अगर मैं नहीं यहाँ पे बता रहा हूँ और जो इम्पॉर्टेंट है उनको मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप इनको खुद से पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अगला क्वेश्चन जो है वो है, एल्टॉन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का क्या रैंक है? देखिए, पासपोर्ट इंडेक्स ये दिखाता है कि किसी भी कंट्री का जो पासपोर्ट है उसकी वैल्यू कितनी है। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान का पासपोर्ट लेके अमेरिका आप जाएंगे, आप USA जाएंगे तो आपकी बहुत हार्ड चेकिंग होती है। और वहीं अगर UK का पासपोर्ट लेके जाएं, वहीं अगर इजराइल का पासपोर्ट लेके जाएं, वहीं अगर इंडिया का पासपोर्ट लेके जाएं तो आपकी उतनी हार्ड चेकिंग नहीं होगी, उतनी ज़्यादा पूछताछ नहीं होगी। ठीक है, और कुछ एक रिस्पेक्ट भी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, बता दें कि हाल फिलहाल में पाकिस्तान का तो हाल इस तरीके का है USA में कि बहुत से पाकिस्तानी नागरिक अपने आप को पाकिस्तानी बताते ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे अब देखते हैं कि ये एल्टॉन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारत का जो रैंक है वो यहाँ पर है दोस्तों 87। कितना? 87।
और यूएई पहले स्थान पर रहा है, यहाँ पे यूएई फर्स्ट स्थान पर यहाँ पे रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है ना। इसके बाद जो जर्मनी है दोस्तों, जर्मनी सेकेंड पोजीशन पे रहा है इस फॉस्फेट इंडेक्स के अनुसार। इसके बाद फिनलैंड, लग्जमबर्ग, स्पेन और फ्रांस का स्थान रहा है। जबकि जो पाकिस्तान है उसकी रैंक रही है दोस्तों 94। इस हिसाब से देखा जाए तो हमारी भी रैंक कुछ अच्छी नहीं है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये दोस्तों की है मालदीव के साथ, ठीक है। किसके साथ की है? मालदीव के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दीना बालुआर्टे को हाल में ही किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों ये चुना गया है पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति, ठीक है ना। दीना बालुआर्टे को राजनीतिक संकट के बीच पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों, ठीक है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद लॉन्च करने जा रहा है? तो ये करने जा रहा है दोस्तों सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। दोस्तों सड़क परिवहन एवं जहाजरानी मंत्रालय किसके पास है, कौन है यूनियन मिनिस्टर? वो हैं दोस्तों यहाँ पे नितिन गडकरी जी, ठीक है। कौन है? नितिन गडकरी जी, ठीक है। आगे देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए $780 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो वो दी है एडीबी ने, एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने, ठीक है। चलिए देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश नवी विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का मेजबान है? तो वो है गोवा। कौन है दोस्तों? गोवा। गोवा में क्या हो रहा है? गोवा में नवी विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस का जो प्रोग्राम है वो आयोजित किया जा रहा है और उस कांग्रेस का नाम क्या है? आरोग्य एक्सपो 2022, ठीक है ना। और इस अवसर क्या है? आयुष्मान कॉमिक बुक सीरीज के तीसरे संस्करण का विमोचन भी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो दोस्तों सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर ली है, ठीक है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर मुकेश अग्निहोत्री जी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। कौन सा शहर G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप बैठक का मेजबान है? तो वो है दोस्तों मुंबई। मुंबई में G20 वर्किंग ग्रुप की बैठक संपन्न होगी, ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन है वो है मीजोट्रोपिस पेलिटा यानी कि पटवा, जिसे IUCN रेड लिस्ट में जोड़ा गया, किस प्रजाति से संबंधित है? ये औषधि पौधा है दोस्तों। 3 औषधि पौधों को जो है IUCN ने एक रेड डाटा लिस्ट में जोड़ा है। और इस रेड डाटा लिस्ट को अगर आप देखना चाहते हैं वो कौन से 3 पौधे हैं, उनके क्या वैज्ञानिक नाम हैं और वो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, इन सबको देखने के लिए दोस्तों हमारे वीडियो में हमारा जो वीडियो पड़ा है IUCN रेड डाटा लिस्ट, उसको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। उसको देखकर आप और भी डिटेल से उन सब चीज़ों को समझ सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विश्व मृदा दिवस 2022 की थीम क्या है दोस्तों? तो विश्व मृदा दिवस 2022 की जो थीम है वो है सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस, ठीक है। और ये विश्व मृदा दिवस जो है वो 5 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए लास्ट और इस सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म कहाँ स्थित है दोस्तों? ये है केरल में स्थित। कहाँ? केरल में स्थित। और केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, उन्होंने केरल के अलवा में स्थित एक बीज फॉर्म को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म घोषित किया है, ठीक है। चलिए दोस्तों आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और इसके साथ साथ हमारी आपसे जो रिक्वेस्ट है वो, अगर आप हमारे वीडियो को अच्छा, हमारा वीडियो जो सेशन है वो अच्छा लग रहा है, हमारा जो एफर्ट है वो आपके काम आ रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तथा इसे शेयर जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।